नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अर्चना, अंशुल, सौरभ, गोविंद, साहिल, वर्षा, कोमल, पूजा, आरती, जनार्दन, सोनिका, अंकित, शिवानी, रजत, प्रियंका, खुशी, अक्षय, अभिराज, अतुल, वैशाली, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज आपको कराने वाली हूं आपका जो यहाँ पर चैप्टर है नागरिकता, सिटीजनशिप, मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसके बारे में मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कल की क्लास में दी थी कि भाई नागरिकता संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चे आपको मैंने ये भी बताया था कि भारत में आपका जो है एकहरी नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप का ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। लेकिन वहीं हम बात करते हैं कि अमेरिका की, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता है, मतलब वहां पर राज्य और देश की अलग नागरिकता होती है, जबकि हमारे भारत देश में और ब्रिटेन में केवल एक ही नागरिकता होती है, जो कि बेटा जी देश की होती है, राज्य की नहीं होती है। सॉरी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आपको आज आगे मुझे पढ़ाना है। यहां तक की चीजें मैंने कल बेटा जी आपको बता दी थी। अब जो आपके आर्टिकल हैं, जो आपका आर्टिकल 5 to 11 यहां पर बात की हुई है, तो इस आर्टिकल्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इस आर्टिकल में मैम हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 11। ठीक है, यानी अनुच्छेद 11 को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे सबसे पहले? क्योंकि अनुच्छेद 11 ही आपको बताएगा कि जो आपका आर्टिकल 11 है वो आपको बताएगा कि भाई नागरिकता किस तरीके से प्राप्त हो सकती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो जैसे हम लोग हैं तो हमें नागरिकता किस आधार पे मिली है, कोई विदेशी व्यक्ति है उसको नागरिकता कैसे मिल सकती है, या किन किन आधारों पर नागरिकता मिल सकती है, ये हमें बताएगा आर्टिकल 11। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां तक पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 11 के बारे में। ध्यान से सुनना, मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा के फिर हाथ से पूरा जो है शॉर्ट में आपको बताऊंगी, इसलिए पीडीएफ से ध्यान से पढ़ेंगे। और क्लास का अंत करने से पहले मैं आपको जो है क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। आज जो है आपकी स्टैटिक जीके की क्लास नहीं होगी, सर की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से वो स्टैटिक जीके की क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे। मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं लूंगी, उन बच्चों के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लूंगी जो केवल फालतू की बात क्लास में करने आते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और बहुत अच्छे से पढ़ाना है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि अनुच्छेद 11 या आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11, इसके अकॉर्डिंग संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यानी आपकी नागरिकता किस तरीके से आपको मिल सकती है, उसके लिए कानून कौन बनाएगा? तो आप कहोगे कि मैम उसके लिए जो कानून बनाएगा वो बनाएगी हमारी संसद। यानी संसद ही कानून बनाकर ये तय करेगी कि किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, जिसके तहत संसद द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। यानी आपकी सिटीजनशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये आपका यहां पर लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये क्यों बनाया संसद ने? क्योंकि मैम आर्टिकल 11 संसद को ये शक्ति देता है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग संसद ने एक एक्ट बनाया जिसके तहत हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किस किस तरीके से कर सकते हैं ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। यानी समय समय पर 1955 के अधिनियम में आपकी संसद ने संशोधन भी किए हैं। क्यों किए हैं बेटा जी संशोधन? क्योंकि जब ये अधिनियम बना था तो अकॉर्डिंग टू 1955, 1955 के हिसाब से बना था, लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन करने की जरूरत हुई, और आपके संविधान में परिवर्तन का मतलब होता है संशोधन।
संशोधन। तो आपके इस अमेंडमेंट, इस एक्ट में कितनी बार संशोधन हुआ है मैम? इस एक्ट में 6 टाइम संशोधन हुआ है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अब ये जो आपका अधिनियम बनाया गया है बेटा, अगर हम इस अधिनियम की बात करते हैं तो देखो यहां पे क्या लिखा है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 5 टाइप से आपको क्या मिल सकती है? तो आप कहोगे 5 प्रकार से मैम हमें हमारी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया आज आर्टिकल 11 के बारे में, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें मैम संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति दी गई है। विधि बनाने की शक्ति दी गई है। विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब उसको जब ये शक्ति दी गई है मैम, तो उसने क्या किया? तो इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैम उसने बनाया भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये उसने बनाया। और इस अधिनियम में मैम क्या किया गया है? इस अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग मैम हम 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये हो गया आपका शॉर्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट में। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि आपकी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड एंड द फॉलोइंग 5 वेज। 5 तरीके से नागरिकता आपको मिल सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ललिता जी, नोट्स लिखने के लिए पीडीएफ है। नोट्स लिखने के लिए पीडीएफ है। ठीक है, आपको हाथ से भी लिखकर बताया जाता है, आपको पीडीएफ से भी बताया जाता है। इसके बाद भी अगर आप नोट्स नहीं लिख पा रहे तो फिर इसका मतलब आपके समझने में कमी है। उसको बढ़ाओ बेटा जी। ठीक है, उसको बढ़ाओ अपनी समझ की शक्ति को, कि अगर मुझे शॉर्ट में जानना है तो मैं ये लिख सकती हूं या लिख सकता हूं, और मुझे डिटेल में जानना है तो मैं पीडीएफ से लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 प्रकार से, तो 5 प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है ये ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। क्या लिखा है? कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा। ये कब कहा गया था? ये कहा गया था आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ये बात लिखी गई थी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म, एक डेट आपको ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 1950। अगर किसी व्यक्ति का जन्म इसके पहले या इसके बाद भारत में होता है, भारत क्या है? किसी व्यक्ति का जन्म स्थान है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक। ये सिंपल यहां पर बोल दिया कि जो भी भारत में पैदा हुआ है इससे पहले या इसके बाद। ठीक है, ठीक है, मैं हाथ से नहीं लिखूंगी अब, लेकिन समझाने के लिए तो समझाना तो पड़ेगा, या वो भी नहीं समझाऊं? ठीक है, तो आप कहोगे कि भारत में जिसका भी जन्म 26 जनवरी या 1950 से पहले या 1950 के बाद हुआ है, वो कौन होगा? भारत का नागरिक होगा। ये किस में कहा गया था? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में।
लेकिन बेटा इस चीज का तो मिसयूज होने लगा, इस चीज का तो गलत फायदा उठाने लग गए। अब मान लो कोई भी है बाहर से आएगा, है ना, भारत से आके भारत में अपना बच्चा पैदा कर देगा, हो सकता है कि वो कोई आतंकवादी हो जो भारत में गलत उद्देश्य से आया हो, तो उसने तो अपने बच्चे को भारत का नागरिक बना लिया। अब यहां पे इस चीज का मिसयूज होने लगा, और जब मिसयूज होने लगा तो यहां पे क्या किया गया बेटा जी, इस चीज में ये तो 1955 के हिसाब से था, लेकिन जब इसमें हम बताएं तो आप देखेंगे यहां पर प्यारे बच्चे कि आगे फिर देखो क्या लिखा है। जब इस चीज का मिसयूज होना शुरू हुआ तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसके अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है। यानी ये बोल दिया कि अब केवल भारत में पैदा होने से आप भारत के नागरिक नहीं हो जाओगे, केवल भारत में पैदा होने से आप भारत के नागरिक नहीं बनोगे, बल्कि अब आपका जब जन्म हो रहा है तो या तो आपकी माता या आपके पिता उस समय पर भारत के नागरिक हो। अगर दोनों में से कोई नहीं है और आपका जन्म भारत में हो रहा है, मतलब आपके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक नहीं है और उनका जन्म जो है वो आपका भारत में हो रहा है, तो आप भारत के नागरिक नहीं होगे। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक डायग्राम बनाकर समझाती हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, एक बच्चा है ए, इस बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद कहां पर होता है? आप कहोगे मैम भारत में। अब मुझे यह बताओ, लेकिन इसके जन्म के समय, लेकिन जब इसका जन्म हुआ है तो इसके जन्म के समय इसके माता या पिता, मदर और फादर में से कोई भी भारत का नागरिक नहीं है। कोई भी क्या नहीं है? भारत का नागरिक नहीं है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, तो क्या ए भारत का, तो क्या ए जन्म से भारत का नागरिक होगा? तो क्या ए जन्म से भारत का नागरिक होगा? यस या नो? अब देखते हैं आप कितना समझे हो, बताओ जल्दी से। तो क्या ए जन्म से भारत का नागरिक होगा? सबने लिखा नो मैम। क्यों लिखा आप लोगों ने नो? क्योंकि मैम यहां पर हम नो इसलिए लिख रहे हैं, नहीं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माता या पिता में से भारत का नागरिक होना अब जरूरी है। जैसे मान लो एक बच्चा है बी और इसका भी जन्म स्थान है भारत, जन्म स्थान है भारत, और इसके जो माता पिता हैं, माता पिता ये भी हैं भारत के नागरिक। किसी एक का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी नहीं है। ये भी हैं भारत के नागरिक, तो बी क्या होगा? ये भी हो जाएगा मैम भारत का नागरिक। तो पहले केवल क्या मायने रखता था? पहले केवल मैम जन्म स्थान, लेकिन अब माता पिता का भी कंपलसरी है। बात आ गई समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जन्म स्थान भी भारत और माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। यह बात केवल लिखी थी 1955 में, लेकिन संशोधन करके कह दिया गया कि भैया ये भी आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप माने जाओगे। उम्मीद करती हूं दिमाग में एकदम क्लिक कर गया होगा। ठीक है, आगे आइए। तो जन्म से नागरिकता आपको ऐसे मिलती है। अब हमें क्यों मिल गई नागरिकता? क्योंकि हमारे माता और पिता, क्योंकि हमारे माता और पिता मैम दोनों ही भारत के नागरिक हैं। अगर दोनों नहीं होते, कोई एक होता, तो भी हमें भारत की नागरिकता मिल जाती। ठीक है, अब आगे सुनो, पहले सुनो।
दूसरा है आपका वंश परंपरा, बाय डिसेंट। इसमें पहले क्या कहा गया और बाद में फिर इसमें किस चीज को ऐड किया गया? पहले इसमें क्या कहा गया और बाद में इसमें किस चीज को ऐड किया गया था? तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, देखो ध्यान से, पहले पढ़ लेंगे फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक हो सकता है। मैं अगेन रिपीट करती हूं, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, कहा जा रहा है कि एक ए नाम का बच्चा है, ठीक है। इस ए नाम के बच्चे के माता है बेटा जी डी और पिता है बेटा जी, यहां पर लिख दीजिए बी। ये दोनों इसके माता पिता हैं। अब ये दोनों बेटा जी चले जाते हैं घूमने, और घूमने कहां पर गए हैं? घूमने गए हैं मैम ये अमेरिका। अब जब ये अमेरिका घूमने गए तो ये जो ए नाम का बच्चा है, इसका जो जन्म स्थान है, इसका जो जन्म स्थान है वो बन गया बेटा जी प्लेस ऑफ बर्थ अमेरिका। तो इसमें आपके 1955 के अधिनियम में कहा गया था कि अगर किसी बच्चे का जन्म स्थान 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कहीं भारत के बाहर होता है, जैसे इस बच्चे का जन्म हो रहा है अमेरिका में, तो कहा गया था तो फिर इस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा पिता के आधार पर। पिता के आधार पर, ध्यान से सुनना, एकदम आपको ऐसे समझा रही हूं कि रटने की जरूरत ही नहीं है। पिता के आधार पर। और ये बात किस में कही गई थी मैम? ये पूरी बात कही गई थी 1955 के अधिनियम में। लेकिन भैया आपका संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है, आपका संविधान तो समानता की बात करता है। यहां तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यहां तो भेदभाव हो गया। अब मैम जब ऐसा है तो प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को कैसे मिलेगी नागरिकता? ऐसा कैसे हो गया मैम, ये बताइए। तो प्यारे से बच्चों, यहां पर जब महिलाओं ने ऑब्जेक्शन किया तो फिर क्या हुआ? इस अधिनियम में संशोधन, और संशोधन करके 1992 में जहां लिखा है पिता, इसके आधार पर लिख दिया माता या पिता। यानी अब ऐसे बच्चे को जो भारत के बाहर पैदा होता है, माता के आधार पर भी सिटीजनशिप मिल सकती है। पहले क्यों नहीं लिखा था? बेटा जी पितृसत्तात्मक समाज है, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और हमारे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब यह अधिनियम बना तो उस समय पर पुरुष को ही प्राथमिकता दी गई थी, माता को नहीं। लेकिन 1992 में इसमें संशोधन किया गया और कह दिया गया कि भाई माता या पिता में से अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो ऐसा बच्चा जो भारत के बाहर पैदा हो रहा है उसको भी मां के आधार पर भी बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। यानी प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी को भारत की नागरिकता भी दिलवा सकती हैं। ये बात समझ में आ गई है? बच्चा कह रहा है सर ने तो 1992 लिखवाया, मैंने भी तो 1992 ही लिखवाया है। पढ़ तो लो वरुण कुमार, या सिर्फ कमेंट करना है बच्चे? या सिर्फ कमेंट करने से मतलब है? हद करते हो भाई। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था पिता वाला, ये 1955 में था, अब नहीं है।
ठीक है। और देखो आगे भी ये लिखा है फिर, यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा किया गया है। यानी पहले नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ना नहीं होता है, बस कमेंट करने हैं। कुछ बच्चों का हाथ का दुख ही खत्म नहीं होता, जबकि पूरा हाथ से लिख के समझा दिया। हाथ से लिखो, हाथ से लिखो। बेटा ये हाथ से ही लिखा है, पैर से नहीं लिखा मैंने, पैर से लिख ही नहीं पाती मैं। समझ आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई? जो माता शब्द जोड़ा गया है ना, ये आपका 1992 में जोड़ा गया है। माता शब्द इसमें पहले नहीं था, शुरुआत में नहीं था। ठीक है, आगे आ जाइए। डायग्राम बना बना के बता रही हूं, फिर भी कह रहे हो कि मैं हाथ से लिखो, कमाल कर देते हो। आइए, पंजीकरण। आपको एक तरीके से नागरिकता और मिलती है, बाय रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण द्वारा कैसे नागरिकता मिल सकती है, यह हमें पता होना चाहिए मैम। तो देखो यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना, ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि सुनने की जरूरत ज्यादा है, कमेंट की जरूरत कम है, लेकिन वो तो मैम हम भरपूर करते हैं, उसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है जीवन में। थोड़ा सा यहां चेंज करना है। देखो, बाय रजिस्ट्रेशन सबसे पहले तो यह समझो कि किसको नागरिकता मिल सकती है। बेटा ऐसे लोगों को मिल सकती है जिनका भारत से कोई ना कोई कनेक्शन रहा हो। बाय रजिस्ट्रेशन उसको ही आपके यहां सिटीजनशिप दी जाएगी जिसका कोई ना कोई कनेक्शन, प्यारे बच्चे, भारत से रहा हो। ठीक है, अब बच्चे यहां पे ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से देखो, बाय रजिस्ट्रेशन, देखो बाय रजिस्ट्रेशन कैसे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह, अब हो चुका है बेटा जी ये 7 वर्ष। अब कितना हो चुका है ये? 7 इयर्स, 7 वर्ष। पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, यानी आवेदन, आवेदन मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप यहां पर एप्लीकेशन देते हैं तो एटलीस्ट आप इंडिया में कम से कम, बेटा जी कम से कम आप 7 वर्ष भारत में आपका रेजिडेंस रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो 7 सालों से भारत में रह रहा है उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये 7 साल आपको भारत में रहने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फिर आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो कौन व्यक्ति? मैम ऐसा व्यक्ति जो पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो लगातार 7 साल, तब जाकर वो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है नागरिकता को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, और कौन से लोग कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन? देखो ध्यान से, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा है,
तो जन्म स्थान क्या था उसका? भारत। यानी भारत से उसका कनेक्शन कभी ना कभी मैम रहा है। लेकिन अब किसी वजह से, भाई जैसे आपने देखा है ज्यादातर पंजाबी लोग जो होते हैं वो कहां पर चले जाते हैं? कनाडा चले जाते हैं। लेकिन एंड टाइम पे जब उनको लगता है कि भाई हमारा काम यहां विदेश में खत्म हो गया है, तो लोग वापस आ जाते हैं। लोग कहां पर आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन किसी कारण वो भारत के बाहर रह रहे हैं और वो वापस भारत में रहना चाहते हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है क्योंकि उनका जन्म स्थान भारत था, यानी उनका संबंध भारत से था। मान लीजिए हम हैं, अब हम कल को विदेश चले जाएं, विदेश चले गए, वहां पे जाकर हम रहने लगे, लेकिन हमारे माता पिता कौन है? भारत के नागरिक हैं। या हमारे दादा दादी कौन थे? भारत के नागरिक थे। हमारे नाना नानी कौन थे? भारत के नागरिक थे। तो हमारा भारत से कनेक्शन हुआ ना, तो हम दोबारा से भारत की नागरिकता ले सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। आगे आइए। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है, तो उसको अपने पति के आधार पर, प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं कि मान लीजिए आप हैं, अब आपको किसी फॉरेनर लड़की से जो है प्रेम हो जाए, अब आप शादी करना चाहते हैं उससे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यहां पर कह सकते हैं कि जैसे आपने यहां पर क्या किया, मान लीजिए किसी विदेश में घूमने गए, लड़की से प्यार हो गया, अब आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो भाई उस लड़की को आपके आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, सीमा हैदर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, सीमा हैदर जी, बिल्कुल ऐसी जानकारियां तो आपके पास भरपूर मिलती हैं। आगे आ जाइए। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिनको मतलब जो माइनर चाइल्ड होते हैं, एडल्ट नहीं होते हैं, और उनका जन्म भारत के बाहर हो रहा है, तो वो भी बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं यहां की सिटीजनशिप। तो ये आपके वो लोग हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं। पहला पॉइंट है मैम, जो ऐसे लोग हैं भारत में 7 साल से रह रहे हैं, 7 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता ले सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग मैम जो भारत में पैदा हुए लेकिन किसी काम से बाहर चले गए और दोबारा भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मैम ऐसे लोग, ऐसी लड़की या ऐसी फीमेल जो किसी भारतीय से शादी करती है, उसको अपने पति के आधार पर बाय रजिस्ट्रेशन यहां की सिटीजनशिप मिल सकती है। और भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे जो माइनर चाइल्ड होते हैं, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन यहां पर क्या ले सकते हैं? इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ गई है तो जल्दी से बता दीजिए। तो ये आपका बाय रजिस्ट्रेशन, ये वो लोग हैं जो कि यहां की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है बाय रजिस्ट्रेशन में और बाय नेचुरलाइजेशन में। बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि मैम दो की क्या जरूरत थी। एक है बाबा टिल्लू, बेटा रुक जाओ सब बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। 2004 वाले पॉइंट पे भी आऊंगी, पहले पेशेंस तो रख लो। रुक जा बेटा रुक जा, बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें किसी विदेशी व्यक्ति को दी जाती है जो एडल्ट होता है। तो मैम विदेशी व्यक्ति बाय रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ले सकता? इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये बताओ हमें। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से आपको सुनने की जरूरत पड़ने वाली है इस वाले पॉइंट में, क्योंकि यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, यहां पे बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज होता है। बाय नेचुरलाइजेशन आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। देखो, कोई विदेशी व्यक्ति जो कि वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार, 1 मिनट रुक जाना, पहले मैं आगे की स्लाइड चेक कर लूं क्या इसमें पूरा ड्यूरेशन लिखा हुआ है। तो हाँ लिखा हुआ है, 1 मिनट, है ना।
आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। लेकिन कितने साल भारत में रह रहा हो? 1 वर्ष तो आवेदन, ठीक है, यानी 1 ईयर याद रखना। लेकिन भारत में टोटल रेजिडेंस कितना हो, ध्यान से सुनो। इसके साथ साथ 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 11 वर्ष, यानी टोटल कितना हो गया मैम? 1 + 11 = 12 हो गया मैम। 1 + 11 = 12, यानी लगातार 12 वर्ष काउंट होगा। 1 साल आवेदन और 11 साल का रेजिडेंस, तो 11 इयर्स तक भारत में रह चुका हो, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। मैम इसको क्या लिखकर समझा सकती हैं? बिल्कुल बच्चों, मैं आपको इसको लिखकर बिल्कुल समझा सकती हूं। ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो इसकी क्या क्या कंडीशन है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत प्यार से। भाई नेचुरलाइजेशन में क्या है? नेचुरलाइजेशन में ऐसे लोगों को दी जाती है नागरिकता, प्यारे बच्चे, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले नेचुरलाइजेशन, पहली कंडीशन क्या होती है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए? व्यक्ति मैम वयस्क, यानी कि एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। और एडल्ट मतलब 18 वर्ष से ज्यादा की उसकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा मैम उसने क्या कर दिया हो, जिस देश का वह नागरिक हो, जिस देश का वह नागरिक हो, उस देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो। यानी उसने कह दिया हो कि भैया मुझे अब जिस देश का मैं पहले नागरिक था वहां की नागरिकता छोड़ता हूं, परित्याग कर दिया हो। और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। भारत सरकार को यह बता दिया हो कि मैं जिस देश का नागरिक था उस देश की नागरिकता को मैंने छोड़ दिया है, भारत सरकार को दे दी हो। मैं बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही हूं, आपको बहुत आराम से समझा रही हूं। दूसरी कंडीशन हो गई कि भैया बता देना है, आपको बता देना है कि भैया हमने आपके देश की नागरिकता को छोड़ दिया हो। ठीक है, उसके अलावा बेटा जी उसका जो कुल निवास है भारत में, कुल निवास, अगर कुल निवास की बात करेंगे तो मैम कुल में अगर आ गया तो 12 वर्ष। 12 वर्ष कैसे? तो मैम एक तो हो गया आपका आवेदन का वर्ष, जब वो आवेदन करेगा, अप्लाई करेगा, और 11 वर्ष का उसका निवास, ये होना चाहिए भारत में। ये आपकी तीसरी कंडीशन। तो टोटल पूछेगा तो मैम हम कह सकते हैं 12, और केवल पूछेगा रेजिडेंस तो आप कहेंगे कि मैम अब वो हो गया है हमारा 11। तो टोटल 12 और बेटा जी वैसे है ये 11। इस बात को आप ध्यान रखना, 11 वर्ष में निवास और 1 वर्ष पहले आवेदन करने से ये आपका टोटल हो गया 12। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चे उसे क्या होना चाहिए, जैसे आपकी 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, जल्दी बताओ इसमें क्या है 8वीं अनुसूची में? तो आप कहोगे कि मैम 8वीं अनुसूची आपने हमें पढ़ाई है और उसमें भाषाएं हैं, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं मैम? 22 हैं। तो बेटा जी 22 में से किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, एक भाषा का अच्छा ज्ञान, अच्छा ज्ञान मतलब गुड नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी एक भाषा उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए 22 में से। ठीक है, और भाई भारत में जब वो देगा, यहां पर
रजिस्ट्री मतलब अप्लाई करेगा देशीयकरण के द्वारा, तो कहा जाता है कि उसका किसी क्षेत्र, उसका किसी एरिया से संबंध होना चाहिए। जैसे एरिया है कला, साहित्य और विज्ञान। कला जैसे कि आर्ट, साहित्य यानी कि लिटरेचर, और मैम या फिर विज्ञान यानी कि साइंस। तब जाकर उसे बाय नेचुरलाइजेशन मिलेगा। एडल्ट नहीं होगा तो आयुष ऐसे बच्चा डिसीजन थोड़ी ले सकता है, फिर तो बच्चे के लिए उसके माता पिता डिसीजन लेते हैं। समझ आई इतनी बात? आयुष कह रहे हैं अगर वो एडल्ट ना हो, अगर एडल्ट नहीं होते तो कौन लेता है? नहीं हो सकता लता, क्योंकि देशीकरण में, नेचुरलाइजेशन में विदाउट कनेक्शन मिलता है और रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। 11 ईयर केवल रेजिडेंस है। 11 ईयर्स मैंने लिखा हुआ है भारत में निवास है बेटा जी। 1 साल जो आवेदन करेगा वो भी तो है, 1 साल जब वो आवेदन करेगा वो भी तो है, उसको कौन प्लस करेगा? ये उन लोगों के लिए जिनका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं और उनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, तो वो इस आधार पे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू नहीं। बाय नेचुरलाइजेशन में, रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखना कि आपको डिफरेंस है। रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई कनेक्शन होगा इंडिया से, तब जाकर, और बाय नेचुरलाइजेशन अगर कोई कनेक्शन नहीं भी है तो भी आपको मिलेगा, लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। जो बच्चे 11 साल चिल्ला रहे हैं वो भारत में निवास का 11 साल है। इसको प्लीज एक बार चेक कीजिए अच्छे से, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। ये लाइव क्लास चल रही है, बात समझ में आ गई यहां पे डिफरेंस क्या है? अब बच्चा कह रहा है कि 2019 के बाद ये 5 साल कर दिया गया। यही तो तुम्हारी गलतफहमियां हैं, सबके लिए नहीं किया गया है। वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी 5 साल किया गया या 7 साल किया गया है, 6 साल, उसमें भी तुम्हें कंफ्यूजन हुई पड़ी है। सब समझाऊंगी, लेकिन मुझे पढ़ाने का मौका दो, ठीक है? जो बच्चे कहते रहते हैं गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया, तो बेटा जी आप ऐसा करो, फिर जहां सही पढ़ाया है वहां पढ़ो। खुद चेक नहीं करेंगे, मैम गलत हैं पर हम गलत नहीं हो सकते, ठीक है? अब आ जाओ, नेक्स्ट मिलती है बेटा जी बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। जब भारत किसी भी हिस्से पर कब्जा कर लेता है और वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं, उसके बाद जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी पहले, तब आपको लिखा हुआ बड़ा अच्छे से समझ में आएगा बेटा जी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका प्यारा सा भारत देश, और इसके साथ में बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। देखो, अगर मैं भारत की बात करती हूं प्यारे बच्चे कि बाय एक्विजिशन लैंड कैसे यहां पर होगा, तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे तो ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने ये बताया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट ये था मैम कि ये यहां पर जो हिस्सा है ये वाला, ये बांग्लादेश का था। मान लीजिए भारत के पास में किसका था बेटा जी? भारत में ये हिस्सा मैम हम मानते हैं कि ये बांग्लादेश का था, और इसी तरीके से मैम बांग्लादेश में भी भारत का एक हिस्सा था, ठीक है? दोनों जगह पर मतलब इनके हिस्से थे, ये भारत का हिस्सा बांग्लादेश में था और भारत में बांग्लादेश का हिस्सा था, ऐसे। अब इन दोनों ने क्या किया कि भैया सुनो, हम एक काम करते हैं कि तुम्हारा जो हिस्सा है यहां पे देखो लोग भी रहते होंगे भाई, कोई क्षेत्र होता है तो लोग वहां पर रहते ही रहते हैं, ठीक है? तो जैसे यहां लोग रहते थे ऐसे ही बेटा यहां पर भी लोग रहते थे, यहां पर भी लोग रहते थे। ओफो, बताओ, इतने अच्छे से बनाया था, बिगड़ गया सारा। ये इरेजर गड़बड़ कर देती है कभी कभी भारत। चलो कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे हम।
ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना। तो यहां पर भी लोग रहते थे। अब इन दोनों ने समझौता किया कि भाई सुनो, भारत ने कहा कि तुम्हारा जो हिस्सा हमारे पास है, भारत ने कहा वो आप हमको दे दो, और आपका जो हिस्सा है वो हम आपको दे देंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है। और जब लेन देन होता है तो बेटा जी बता दीजिए क्या होता है। जब लेन देन होता है तो बता दीजिए क्या होता है, मैम संशोधन होता है। मैम संशोधन होता है। और जब संशोधन होता है तो कौन सा बताया था मैंने, 100वां संविधान संशोधन 2015। इन्होंने कहा आप हमारी जगह हमें दे दो, हम आपकी जगह आपको दे देंगे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये वाली जगह भारत की थी और ये भारत के पास चली गई, तो यहां रहने वाले जो लोग थे इस क्षेत्र में, क्या ये भारत के नागरिक होंगे? क्या ये भारत के नागरिक होंगे? यस या नो? क्योंकि ये हिस्सा तो भारत का है और भारत ने इसको वापस ले लिया। तो यहां पे जो लोग रह रहे थे, क्या उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा? हां या ना मैम? बिल्कुल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये हिस्सा अब भारत का है और इस हिस्से में जो लोग रहते थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे मैम, भारत के नागरिक। यानी भारत जब किसी हिस्से पर कब्जा करता है तो उस जगह पर रहने वाली जनसंख्या में से जो लोग उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, वहीं पर रहना चाहते हैं, भले ही अब उस पर अधिकार किसी भी देश का हो, तो उसको उसी देश की नागरिकता मिल जाती है। इसी को कहते हैं बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उन्हें रजिस्ट्रेशन करने, नेचुरलाइजेशन के थ्रू ऐसी जरूरतें नहीं पड़ती हैं, क्योंकि भारत अब वहां पर खुद ही कब्जा कर चुका है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बेटा अपनी स्माइली विस्माइली थोड़ी सी दे दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो बाय बर्थ कैसे मिलती है, बाय डिसेंट कैसे मिलती है, बाय आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैसे मिलती है, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो ये आपका यहां पे था। अब हो सकता है कुछ लोग इस जगह को छोड़ दें कि नहीं हमें तो भारत में नहीं रहना, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो उस हिस्से में रहेंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों इस स्माइल के लिए। आगे सुनो, आगे फिर हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है और भारतीय नागरिकता का अंत करने के लिए कानून कौन बनाता है। ध्यान से सुनो। तो जैसे आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चे, देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो। यहां लिखा है कि भाई भारतीय नागरिकता का अंत, द अवॉयलेशन ऑफ सिटीजनशिप। भाई आपको जब नागरिकता दी जा सकती है तो आप ये मत समझो कि मैं तो कुछ भी करूं मुझसे नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। अरे छीनी जा सकती है, बिल्कुल छीनी जा सकती है, परमानेंट नहीं है। कुछ भी गलत करोगे तो फिर नागरिकता छीनी जाएगी। अब ध्यान से सुनो, ये भी सुन लो कि जो आपकी नागरिकता का अंत करती है इसके लिए भी विधि कौन बनाता है? इसके लिए भी विधि बेटा जी संसद द्वारा बनाई जाती है, संसद द्वारा ही बनाई जाती है। यानी नागरिकता कैसे मिलेगी ये भी संसद बताएगी, नागरिकता कैसे छीनी जाएगी ये भी संसद बताएगी। अब देने की बात करती है आर्टिकल 11 में, और बेटा जी विधि जो है अंत करने की बात करती है आर्टिकल 10 में। यानी अनुच्छेद 10 में संसद ने यह बताया कि किस तरीके से मैं तुम्हारी नागरिकता को छीन सकती हूं। अब इसी में मुझे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है और मुझे उसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे यहां पर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आप मुझे यह बताओ, आप प्यारे से बच्चों मुझे यह बताओ कि आपसे मैं ये कहना चाहती हूं
कि जैसे आपको मैंने बताया नागरिकता संसद उससे रिलेटेड विधि बनाती है, लेकिन आपको नागरिकता देता कौन है? मेरा आपसे प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता कौन प्रदान करता है? भारतीय नागरिकता कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन है मेरा। मैंने ये नहीं पूछा है कि भारतीय नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये कौन बताता है, वो तो संसद बताती है। लेकिन भारतीय नागरिकता देता कौन है? वेरी गुड, कौन है ये बच्चा? मजीद मैम होम मिनिस्ट्री देती है, मैम गृह मंत्रालय देता है, होम मिनिस्ट्री। वेरी गुड मैम, गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। और गृह मंत्रालय को कैसे पता चलता है कैसे देनी है? तो मैम संसद विधि बना चुकी है ना आर्टिकल 11 में। और विधि जो आपकी बनाई जाती है, संसद जो विधि बनाती है, वो खत्म करने की भी बताती है। और खत्म कैसे कैसे हो सकती है? आ जाओ अब इधर सुन लो मेरी बात को। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। तो 3 प्रकार संसद ने बताए कि भैया ऐसे छीन लो, 5 प्रकार बताए कि भैया ऐसे दे दो। ठीक, अब सुनो आगे। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मान लो भैया तुम अमेरिका चले गए या फिर लंदन चले गए, तुमने जाकर वहां की नागरिकता ले ली, तो कहा जाएगा कि भैया अब आपने वहां की ले ली तो यहां की छोड़नी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सुनिए। नागरिकता का परित्याग करने पर, आप खुद कह रहे हो मुझे भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, भैया ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या है? ऑन रीनाउंसिंग द सिटीजनशिप, आप खुद से अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ते हो तो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, भाई सरकार भी छीन सकती है। सरकार भी छीन सकती है तुमसे, पर मैम सरकार क्यों छीनेगी? चलो ये तो हमारी अपनी मर्जी है। भाई सरकार तुम्हें दे सकती है तो छीन भी सकती है। कब कब छीनेगी? आ जाओ। ये 3 तरीके हैं। अब तीसरे तरीके में मैं आपको बता रही हूं कि सरकार कब छीनती है। तरीके 3 ही हैं, ये मेन। ठीक है, अब सरकार कब कब छीनती है उसके पॉइंट मैंने यहां डिस्क्राइब किए हैं, देखो लिखा है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। जैसे अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाते हैं, आप कहते हैं संविधान बेकार की चीज है। अरे भाई, तुम जिस देश में रह रहे हो उसी के संविधान को गलत बता रहे हो, तो सरकार कहेगी भैया नागरिकता छीनो। दूसरा, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, अब तुम कहने लगो कि पाकिस्तान को, तुम बोलने लगो कि मैं तो पाकिस्तान की साथ हूं, पाकिस्तान के नारे लगाने लग जाओ, तो भारत में क्या कर रहे हो भाई? भारत से बाहर निकलो, तुम्हारा भारत में कुछ काम ही नहीं, तुम भारत में रहने लायक ही नहीं हो, तो तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्योंकि तुमने युद्ध में शत्रु की सहायता की है। देशद्रोही हो तुम, और देशद्रोहियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। आगे देखिए, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए सरकार को, अब आपको नागरिकता मिल तो गई, लेकिन वेरिफिकेशन हुआ तो भैया पता चला कि तुमने तो गलत रिकॉर्ड दिए थे, आपने तो गलत रिकॉर्ड दिए थे, आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर हमें नागरिकता ली है, आपकी नागरिकता को छीना जाता है, तो सरकार बिल्कुल छीन सकती है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप ध्यान से सुनना, अब जो पॉइंट आ रहा है वो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालेगा तुम्हारे, लेकिन मैं बढ़ने नहीं दूंगी तुम्हारा प्रेशर। आपको मैंने बताया कि बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, 2 तरीके से मैम नागरिकता मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। देखो, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर नागरिकता छीन ली जाएगी। क्यों?
क्योंकि किसी अन्य देश ने तुम्हें 2 वर्ष से ज्यादा की या 2 वर्ष की सजा दे दी। देखो जैसे इस पॉइंट को मैं समझाती हूं और समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि तुम्हारे दिमाग में जाकर क्लिक हो जाए। देखो, मान लो कि ए नाम का एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इस व्यक्ति ने देशीयकरण द्वारा नागरिकता ली थी। आप चाहें तो देशीयकरण या पंजीकरण, दोनों में से कुछ भी हो, किसी भी तरीके से ली हो, यहां पे मैं लिख देती हूं, या रजिस्ट्रेशन। इसने क्या किया? इसने मैम भारतीय नागरिकता प्राप्त की, भारतीय नागरिकता प्राप्त की, एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। अब प्राप्त तो कर ली, लेकिन भैया इसका एक अपराध खुला। अब इसने क्या किया था? ए ने मैम एक किया था अपराध, यानी कि क्राइम, और इस क्राइम के लिए मैम इसको, मान लीजिए यूएसए ने 2 वर्ष की सजा दी। 2 वर्ष की हो या बेटा 2 वर्ष की, या इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। यूएसए में इसका एक क्राइम था, उसके लिए इसको कितनी सजा मिली? 2 वर्ष की या उससे ज्यादा की सजा मिली। अब सजा मिली, और ये जो इसका क्राइम था, जिस दिन इसने नागरिकता प्राप्त करी, तो लिखना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर ऐसा होने पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता का अंत कर दिया जाता है। नागरिकता का अंत कर दिया जाता है। अब बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा यहां पे, जैसे वो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैम 2 साल से कम की सजा हो तो नहीं छिनेगी, या बच्चा ये पूछ सकता है मैम 5 साल के बाद 6 साल पे पता चले तो नागरिकता नहीं छीन सकती, 4 साल में पता चले तो छिनेगी, क्योंकि 5 साल से पहले ही पता चल जा रहा है। तो किसी दूसरे देश में तुम्हारा क्राइम सामने आ गया ना, इसका मतलब तुम क्रिमिनल हो, तुमने अपराध किया है, तुमने ये चीज बताई नहीं हमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2 साल से कम की सजा मिल रही है, 23 मंथ की भी मिल रही है सागर, तो भी नहीं छीनी जाएगी, 2 साल या 2 साल से ज्यादा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम मुस्कुरा क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारी क्लास में ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है ताकि मैम हमारा नाम लें। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उस स्कूल को पढ़ के निकल चुके हम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये आपको ध्यान से समझना है। आ गई हो तो एक बार थम्स अप करो कि क्या कहना चाह रहा था, कब यहां पे। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर और लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहने पर, ये दोनों कंडीशन यहां पे होती हैं। मान लीजिए कि जैसे आप कहोगे ये दोनों कंडीशन को एक साथ रखना है बेटा, दोनों को। जैसे किसी भारतीय स्त्री ने किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली और कॉन्टिन्यूअसली 7 वर्ष तक भारत के बाहर है, लगातार 7 वर्ष तक भारत में आई नहीं, तो माना जाएगा कि उस लड़की ने उसी देश की नागरिकता ले ली है और उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैम प्रियंका चोपड़ा के पास तो आज भी भारत की नागरिकता है, क्योंकि बेटा जी प्रियंका चोपड़ा लगातार भारत में आती जाती रहती हैं। जिस दिन वो कॉन्टिन्यूअसली 7 वर्ष तक भारत नहीं आएंगी, उनकी इंडियन सिटीजनशिप का एंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है।
तो शादी की है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी के बाद आप लगातार 7 वर्ष तक भारत नहीं आ रहे हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लगातार 7 वर्ष भारत के बाहर रहता है, उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाती है, भले ही वो पुरुष भी क्यों ना हो। केवल स्त्री की ही नहीं, पुरुष की भी खत्म हो जाएगी। मैम कैसे पता चलेगा भारत सरकार को कि 7 साल नहीं आए हैं? अरे भैया, एयरपोर्ट पे सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो जो लोग बाहर जाते हैं उनको भी बीच बीच में भारत आना पड़ता है। मैम उसके बच्चे को मिल सकती है, अभी तो बताया, वंश परंपरा के आधार पर प्रियंका चोपड़ा की बेटी को यहां की मिल सकती है, ठीक है। अभी तो बताया, पता कैसे चलता है कि 7 साल भारत नहीं आए? भाई एयरपोर्ट में पूरा रिकॉर्ड रहता है। आप जब कहीं बाहर जाते हो तो वहां पे लिखा जाता है आप कब बाहर गए हो, कब से आप फिर नहीं आए हो, ये सारा चेक किया जाता है। और कॉन्टिन्यूसली अगर 7 साल हो जाते हैं तो फिर ये माना जाता है कि आप उसी देश की सिटीजनशिप ले चुके हो और वहीं पर रह चुके हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम यहां पे बात करते हैं प्यारे बच्चे बाकी आर्टिकल्स के बारे में जो नागरिकता से संबंधित हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने लिखे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिएगा यहां पर बेटा, प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। अब मुझे यह बताओ, संविधान प्रारंभ कब हुआ था? मैम 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अपनाया गया था। तो यह कहा जा रहा है कि जब आपका संविधान जो है, जब ये लागू हुआ था तो उस समय नागरिकता कैसे दी जाएगी, उस समय नागरिकता कैसे दी जाएगी? इसके बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 5। यानी संविधान लागू होने के समय पर भारत में नागरिकता कैसे दी जाएगी, यह किस आर्टिकल में बताया जाता था? आर्टिकल 5 में। और लागू कब हुआ था? मैम 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ध्यान से सुनो, कह रहा है आर्टिकल 6 की ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो लोग पाकिस्तान चले गए, फिर उन्होंने कहा अरे पाकिस्तान तो बड़ा गंदा देश है, हम तो फालतू में ही आ गए भारत को छोड़ के। अब वो लोग अपनी गलती का एहसास करके दोबारा भारत में आ रहे हैं। तो जब वो दोबारा भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, कौन बताता है? आर्टिकल 6। मैं अगेन रिपीट करती हूं, ऐसे लोग जो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे और वहां जाकर उन्हें पता चला तो बड़ा ही बेकार देश है, और वो वापस भारत में आए हैं, तब उनको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये आर्टिकल 6 में डिफाइन किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसा ही है आपका आर्टिकल 7। ध्यान से, आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए परमानेंटली, लेकिन इन फ्यूचर वो कभी वापस आए तो उनको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, उसके बारे में प्रावधान है, उनको कैसे दी जाएगी। नेक्स्ट, आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में अधिकार। भारतीय उद्भव मतलब इंडियन ओरिजिनेट, जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो किसी काम से भारत के बाहर चले गए, वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन अब वो वापस इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं, तो वो आर्टिकल 8 में बताया गया है।
मैं अगेन रिपीट करती हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिनेट है, जिसका जन्म भारत में हुआ था लेकिन वो किसी काम से भारत के बाहर चला गया और उसने वहीं की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन अब वो दोबारा भारत में आना चाहता है, तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? आर्टिकल 8। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 9 क्या कह रहा है। आर्टिकल 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को अपनाया है तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप दूसरी देश की नागरिकता ले सकते हो। एक व्यक्ति एक समय में अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार आपकी भारतीय नागरिकता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप एक समय में किसी एक देश की ही नागरिकता ले सकते हो, दो की नहीं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आर्टिकल 9 कहता है समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 पे आ जाइए। अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, किसी अन्य प्रकार से नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 10 में कहा गया है कि भैया भारतीय नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और भारतीय नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त करने के लिए विधि आर्टिकल 10 में संसद के द्वारा बनाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं उस पर कि मैम 5 वर्ष कर दिया गया है। आखिर वो क्या था? इसको खत्म कर लेते हैं बेटा, क्योंकि आज स्टैटिक जीके की क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर फंडामेंटल राइट्स शुरू कर दूंगी। देखो यहां पर अब आ जाते हैं हम जो आपका अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा जी। आपने एक पढ़ा है CAA, पढ़ा है CAA। ये कब हुआ था? 2019 में। फुल फॉर्म लिखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। आखिर ये क्या था? और अभी आपका 5 साल वाला कॉन्सेप्ट यही क्लियर होगा, प्लीज ध्यान से सुनना। अब ये जो संशोधन हुआ था बेटा जी, हुआ था 2019 में, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किया गया था, लागू कब किया गया था वो आपको पता होना चाहिए। 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को ये अधिनियम आपका लागू हुआ था। अमेंडमेंट 2019 में और बेटा जी आपका लागू हुआ था 2020 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहां पे ये भी ध्यान रखो कि कोई भी अमेंडमेंट जब आपका लागू होता है तो सबसे पहले इस अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? बिल, यानी विधेयक। कोई भी अधिनियम सबसे पहले एक बिल होता है और इस बिल का नाम था नागरिकता संशोधन विधेयक। ध्यान से देखना, अभी मैं भी डिफरेंस समझाऊंगी। नागरिकता संशोधन विधेयक। अब आपको यहां पे एक चीज में अंतर नजर आएगा, विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब मैम दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनो बेटा जी, कोई भी अधिनियम जब बनता है तो उससे पहले वो एक बिल होता है।
आपका बिल ही क्या बनता है, अधिनियम। वो बिल अधिनियम कब बनता है, तो उसका प्रोसीजर होता है, सबसे पहले कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है और दोनों जगह से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति जी का उस पर सिग्नेचर होता है और तब जाकर वो अधिनियम बनता है। तो यहां पे जो ये आपका नागरिकता संशोधन किया गया था 2019 में, ये जो एक्ट बना, तो एक्ट बनने से पहले ये एक बिल था। और बिल कैसे बिल एक्ट बना, तो देखो 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा से पारित हुआ। ध्यान से सुनना, पारित होने को कहते हैं पास्ड, यहां से पास हुआ। फिर बेटा जी 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से पारित हुआ। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बेटा। ठीक है, तो आप यहां पे क्या देखोगे कि मैम ये यहां से पास हो गया। अब यहां से पास होने के बाद फिर ये कहां जाता है बेटा जी, फिर ये जाता है सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए। और हस्ताक्षर कौन करता है, तो वो करते हैं बेटा जी प्रेसिडेंट। और तब जाकर जब प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर करते हैं तब ये बनता है आपका एक्ट। तो ये पूरा प्रोसीजर था। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने मैम इस पर कब हस्ताक्षर किए। तो हस्ताक्षर की डेट भी मैं मेंशन कर देती हूं कि प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर कब किए थे। तो बेटा जी हस्ताक्षर की डेट भी लिख लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर सिग्नेचर कब हुआ था और किस प्रेसिडेंट ने किया था। तो सिग्नेचर हुआ था 12 दिसंबर 2019 को। और इस समय पर आपके देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, प्रेसिडेंट थे बेटा जी रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने सिग्नेचर किया था। ठीक है, इन्होंने सिग्नेचर बेटा जी कर दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब जब सिग्नेचर कर दिया था तो अब ध्यान से सुनो, लागू कब हुआ था मैम, आपने बताया 10 जनवरी 2020। अब देखो ध्यान से, यहां पे इस बिल में एक डेट रखी गई 31 दिसंबर 2014। ध्यान से देखना इस डेट को, 31 दिसंबर 2014। इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश 3 कंट्रीज का नाम याद रखना। यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इससे पहले इस डेट तक या इससे पहले जो कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी है, यदि 31 दिसंबर 2014 तक यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इससे पहले भारत में आया है तो उसे अवैध प्रवासी यानी इलीगल इमीग्रेंट्स
नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब इसमें बताओ कौन सा धर्म नहीं है, इसमें बताओ कौन सा धर्म नहीं है। इसमें हिंदू हैं, इसमें सिख हैं, ठीक है, इसमें ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। मैम इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और पारसी। ईसाई लिखना रह गया है, सॉरी बेटा, ईसाई मिस हो गया है, लिख देती हूं मैं, यहीं ऐड करती हूं। बौद्ध, ईसाई या पारसी हैं तो फिर वो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होंगे। कौन नहीं है इसमें? मुस्लिम्स। इसके लिए ऑब्जेक्शन हुआ था, इसका बहुत विरोध हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था इसी आधार पे, लेकिन सरकार के अपने तर्क थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब ये अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। कितने समुदाय हैं मैम? 6 समुदाय। समुदाय को कहते हैं 6 कम्युनिटीज हैं मैम। अब इन 6 कम्युनिटीज के लिए यहां पर बोला गया है कि अगर ये 31 दिसंबर 2014 तक या इसके पहले आए हैं तो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर इसके बाद आते हैं तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे, ठीक है। आफरीन, बहुत गलत बात है बेटा, जो एक्ट में लिखा है मैं वो बता रही हूं, आप पता नहीं कहां से कहां ले जाते हो बातों को। खुद पॉलिटिक्स करते हो क्लास में और फिर कहते हो कि मैम आप पॉलिटिक्स करते हो। अब मैं ये एक्ट आपको ना समझाऊं, ये ना बताऊं कि इसका विरोध क्यों हुआ था, हद करते हो बेटा, ठीक है। अब ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, इनके लिए क्या कहा गया? इनके लिए कहा गया कि अगर ये देशीयकरण द्वारा, इनके लिए कहा गया कि अगर ये देशीयकरण द्वारा यानी बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की अवधि, नागरिकता प्राप्त करने की अवधि, अवधि मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष, 5 वर्ष कर दी गई है। तो अब ये सिर्फ इन 6 कम्युनिटीज के लिए है, सबके लिए नहीं है बेटा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत था, तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत था। इसको कितना कर दिया गया है आपको बता दूं कि भारत में जो निवास होगा, केवल निवास बता रही हूं, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो भारत में जो निवास होगा उसको 11 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। केवल किसके लिए? इन 5 कम्युनिटीज के लिए, और 5 कम्युनिटीज में इन देशों से आने वाले लोगों के लिए, हर देश के लिए नहीं। अगर मैं वहां लिखवा देती 5 वर्ष तो वो तो फिर सबके लिए हो जाता, लेकिन सबके लिए तो है ही नहीं, सबके लिए तो है ही नहीं बेटा। आज स्टैटिक जीके की क्लास नहीं होगी, तभी मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ले ली है। और इसमें ये जो बात यहां पे जो इसमें मुस्लिम्स के लिए प्रोविजन नहीं था, तो इस चीज का जो ऑब्जेक्शन किया गया, तो सरकार ने यहां पर यह कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स को दिक्कत नहीं है, बाकी कम्युनिटीज को दिक्कत है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सरकार ने कहा। और दूसरी चीज यहां पे आप देखते होंगे कि जो अधिकार भारत में सबको इक्वल मिले हैं वो पाकिस्तान में नहीं है बेटा जी, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और भारत एक सेक्युलर कंट्री है, दोनों में डिफरेंस है। वहां पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं बाकी कम्युनिटीज के लोगों पर, और इसीलिए यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं जोड़ा गया था। ये जो आप एकदम हिंदू मुस्लिम आपस में करने लगते हैं और यहां पे आप जो मुझे बोलने लगते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। सरकार ने कहा कि वहां पर जो अत्याचार हो रहे हिंदुओं पर, और वो चाहते हैं कि हम भारत में जाएं, वो भारत में आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए किए गए हैं प्रोविजंस, बाकी कम्युनिटीज के लिए।
आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान आपके देश के जैसा देश नहीं है। जैसे आपके देश में ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, वहां पे ऐसा नहीं है। बहुत सारे केस आते हैं बेटा जी, और इस चीज को आप या हिंदू और मुस्लिम से मत जोड़ो, इस चीज को आप इंसानियत से जोड़ो। क्लास के अंदर वही चीजें आपको बताई जाएंगी जो एग्जैक्टली हैं। मैं किसी धर्म में किसी धर्म के व्यक्ति को गलत नहीं मानती हूं, मैं गलत को गलत मानती हूं। अगर कोई भी हिंदू गलत करता है तो वो भी गलत है, कोई मुस्लिम गलत करता है तो वो भी गलत है। गलत तो गलत ही होता है। पाकिस्तान में मुस्लिम्स को जो राइट्स हैं वो हिंदुओं को नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये एक्ट जो था, अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है जाकर, आपने देखा होगा कि बीच में बहुत ऑब्जेक्शन हुए थे, बहुत सारे जो हैं सरकार पर ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, तो वो यही था। तो सरकार ने फिर यहां रीजन दिया कि उस कम्युनिटी को शामिल क्यों नहीं किया गया है, उसने बताया था यहां पर। और आप चीजों को बिना पढ़े, अधूरा ज्ञान तभी तो कहते हैं बड़ा खतरनाक होता है। आप टीचर्स को एकदम जो है पॉलिटिक्स में डाल देते हो। आपको कोई एग्जाम्पल भी टीचर दे देगा तो धर्म से जोड़ देते हो। बेटा जी, कोई भी टीचर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता है। इतिहास में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप फेवर ले रहे हो, एक्चुअली वो आपके देश का दुश्मन है। पाकिस्तान आपके देश का दुश्मन है बेटा। आपके देश में जितने भी टेररिज्म अटैक होते हैं मोस्टली पाकिस्तान करवाता है। तो आप इसको अगर खुद से जोड़ने लगेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैम धर्म की बात कर रही है। नहीं, मैंने आपको एक एक्ट बताया है, एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं वो बताया है, ठीक है। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। प्लीज चीजों को समझने की कोशिश किया करें, धर्म जाति से ना जोड़ा करें। क्लास में अपने दिमाग को ओपन करके आए आप लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें अगर कोई भी आपका पॉइंट ऐसा है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बोल सकते हैं और मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्लीज आप बेटा जी इन चीजों से दूर रहें। आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपने दिमाग को समानता की दृष्टिकोण की तरफ लेकर जाए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार स्माइली करके जरूर जाएं।